हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल केके एजुकेशन पर। वन लाइनर क्वेश्चन का आज 15वां वीडियो है। इससे पहले 14 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आई होप आप लोगों ने उसे देख लिया होगा। और जैसे कि मैं हर रोज बोलती हूँ कि देखने के साथ साथ आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा और नोट्स बनाने के साथ साथ रिविजन जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आइए देर ना करते हुए आज का क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है, निकोलो कोंटी नामक इतालवी यात्री था। ठीक है, कहाँ का यात्री था? निकोलो कोंटी इटली का था। ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो निकोलो कोंटी जो है वो देवराय प्रथम के काल में आया था। किसके काल में आया था? देवराय प्रथम के काल में निकोलो कोंटी यात्री आया था। निकोलो कोंटी ये विजयनगर का शासक था। कहाँ का शासक था? विजयनगर का शासक था। आइए देख लेते हैं पहले विजयनगर का स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो विजयनगर का स्थापना जो है वो किया गया था, ये किया गया था हरियर प्रथम और बुक्का प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा? हरियर प्रथम और बुक्का प्रथम के द्वारा विजयनगर का स्थापना किया गया था। कब किया गया था? तो ये किया गया था 1336 में। कब किया गया था? 1336 में किया गया था, ठीक है। और अगर कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि विजयनगर का शासक क्रमानुसार सजाए, कैसे कैसे क्रम था, तो पहला शासक था जो हरियर बुक्का और हरियर प्रथम और बुक्का प्रथम जो था वो संगम वंश का शासक था। कौन वंश का? संगम वंश का था। तो पहले विजयनगर में संगम वंश आया। कौन सा वंश? संगम वंश। इसके बाद कौन सा आया? सुलू वंश। कौन सा? सुलू वंश आया। सालू वंश, ठीक है। इसके बाद तुलु वंश आया। इसके बाद अरबीडो वंश। कौन सा? अरबीडो वंश आया। अरबीडो वंश आया। तो आपसे कर्मानुसार अगर बोलेगा लगाने के लिए कि सीरीज वाइज लगाइए तो कैसे कैसे हो जाएगा? पहले संगम वंश, फिर सालू वंश, फिर तुलु वंश, फिर अरबीडो वंश, ठीक है। हरियर प्रथम और बुक्का प्रथम कौन वंश का था? तो वो संगम वंश का था। विजयनगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? संगम वंश के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? संगम वंश के द्वारा किया गया था। निकोलो कोंटी इटालवी यात्री ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो विजयनगर के शासनकाल में, विजयनगर बोल रहे सॉरी, देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर आया था, ठीक है। आइए कुछ और यात्री के बारे में देख लेते हैं जिससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डोमिगो पायस किसके शासनकाल में भारत आया था? डोमिगो पायस जो है वो आया था डोमिगो पायस आया था कृष्ण देव राय के काल में। कहाँ का यात्री था ये पुर्तगाल का था। कहाँ का था? ये पुर्तगाली था, ठीक है। किसके शासनकाल में आया था? कृष्ण देव राय के काल में आया था। कृष्ण देव राय के काल में एक और यात्री आया था। कौन आया था? एक और यात्री आया था इसके काल में, बारबोसा। कौन आया था? बारबोसा। तो आपसे पूछा जाएगा कि बारबोसा किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था? कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। डोमिगो पायस किसके शासनकाल में आया था? देवराय कृष्णदेव राय के काल में आया था। किसके शासनकाल में आया था? कृष्णदेव राय के काल में आया था, ठीक है। वहीं आपसे पूछ लिया जाएगा कि अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में आया था? तो अब्दुल रज्जाक जो है, अब्दुल रज्जाक ये आया था कृष्ण देवराय द्वितीय के शासनकाल में। किसके शासनकाल में आया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक आया था। किसके शासनकाल में आया था? अब्दुल रज्जाक। तो देवराय कृष्ण सॉरी देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में आया था, तो वो आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में, ठीक है। एक बहुत ही प्रसिद्ध यात्री नूनीज, वो भी पुर्तगाल का ही था। तो आपसे पूछा जाएगा कि नूनीज जो है वो किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो नूनीज जो है ये अच्युत देवराय के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था नूनीज? नूनीज आया था, ये एक विदेशी यात्री है। ये आया था अच्युत देवराय के काल में। किसके काल में? अच्युत देवराय के काल में विजयनगर आया था, ठीक है। तो आप नोट डाउन कर लिए हो गया आई थिंक।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो नील दर्पण नामक पुस्तक दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, वही एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, कौन सा? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? अर्थशास्त्र लिखा गया था चाणक्य के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, इंडिका किसके द्वारा लिखा गया था? इंडिका लिखा गया था मेगास्थनीज के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? मेगास्थनीज के द्वारा। वही आपसे पूछ लिया जाए कि पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया था? विष्णु शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था। वही आपसे पूछ लिया जाए कि मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया था? विशाख दत्त के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस लिखा गया था। ठीक है, किसके द्वारा? विशाख दत्त के द्वारा। अष्ट अध्याय किसके द्वारा लिखा गया था? अष्टाध्याय तो पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? पाणिनि के द्वारा। ठीक है, आई होप आप लोग ने नोट डाउन कर लिया होगा इसे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अवध के ब्रिटिश साम्राज्य मिलाने के समय अवध का नवाब कौन था? जब अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था उस समय अवध का नवाब कौन था? तो अवध का नवाब था वाजिद अली शाह। कौन था? वाजिद अली शाह। और अवध का अंतिम नवाब भी यही था। क्या था? अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह था। ठीक है, और इसे किस तरीके से मिलाया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में? तो इसे मिलाया गया था ये बोल के कि जो है अवध का शासन सही तरीके से नहीं चला रहा है, तो कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। किसका आरोप लगाकर? कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। किसके द्वारा मिलाया गया था? डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा मिलाया गया था? डलहौजी के द्वारा। क्योंकि डलहौजी के द्वारा उस समय हड़प नीति का चलाया जा रहा था। कौन सा नीति चलाया जा रहा था? हड़प नीति, समझे? लेकिन उस टाइम अवध में ऐसा कुछ था नहीं, हड़प नीति वाला नियम उसमें लागू नहीं हो रहा था अवध में, इसलिए इस पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कब मिलाया गया था? तो 1856 में मिलाया गया था। कब मिलाया गया था? 1856 में मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 72 सदस्यों ने। कितने सदस्यों ने भाग लिया था? कुल 72 सदस्यों ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था। आइए देख लेते हैं कांग्रेस से संबंधित किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले तो पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना जो है वो हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था कांग्रेस का? तो प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था प्रथम अधिवेशन? प्रथम अधिवेशन हुआ था बंबई में। कहाँ हुआ था? बंबई में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, पहले तो आप ये जान लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो है ये किया गया था एयो ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? एयो ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है,
और इसका अगर प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछ लिया जाए कि प्रथम अध्यक्ष कौन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो WC बनर्जी था। कौन था? WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था। ठीक है, और ये जो है WC बनर्जी बंगाली थे। तो आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम बंगाली अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम बंगाली अध्यक्ष अगर पूछे तब भी WC बनर्जी हो जाएगा, अगर प्रथम अध्यक्ष पूछे तब भी WC बनर्जी हो जाएगा। इसका पूरा नाम बिमोस चंद्र बनर्जी है। क्या नाम है? बिमोस चंद्र बनर्जी। WC बनर्जी का पूरा नाम बिमोस चंद्र बनर्जी है। ठीक है, वहीं आपसे कांग्रेस का ऐसा 4 अधिवेशन लगातार जो हुआ है उससे संबंधित क्वेश्चन न जाने एग्जाम में कितनी बार पूछा जा चुका है। अगर आपसे पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और ये कैवा अध्यक्ष अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? तो ये तीसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ठीक है, 1587 में, क्योंकि 1585 में तो सॉरी 1887 में, क्योंकि 1885 में तो कांग्रेस का स्थापना ही हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किया गया था WC बनर्जी के द्वारा। ठीक है, दूसरा अधिवेशन का अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1886 में। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम पारसी अध्यक्ष पूछेंगे तब भी दादा भाई नौरोजी ही हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो प्रथम पारसी थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। कब किए थे? 1886 में। और कहाँ के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? तो कोलकाता का। कहाँ का? कोलकाता का। अगर वहीं आपसे पूछा जाए कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपका बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये कहाँ के अधिवेशन वाले अध्यक्षता किए थे? तो जब अध्यक्षता किए थे 1887 में, उस टाइम मद्रास में अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास में। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। कौन थे? जॉर्ज यूल थे। जॉर्ज यूल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ये अध्यक्षता किए थे चौथा अधिवेशन का। ठीक है, 1888 वाला। ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अंग्रेज अध्यक्ष कौन है जिसने 2 बार अध्यक्षता किया है, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए तो विलियम वेडरमन। कौन है? विलियम वेडरमन जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्षता किए हैं। कब कब किए थे? तो ये किए थे 1889 वाले अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, और एक 1910 वाले अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ठीक है ना, 1889 और 1910 वाले अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। आइए चारों अधिवेशन के सदस्य भी जान लेते। देखिए, पहला अधिवेशन में तो 72 लोग पार्टिसिपेट किए थे। कितने? 72 लोग। दूसरे अधिवेशन में कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे? तो दूसरे अधिवेशन में 434 लोग। कितने? दूसरे में किए थे। प्रथम में पार्टिसिपेट किए थे आपका 72। ठीक है, कितने? 72। दूसरे में 434। अगर आपसे तीसरा पूछ लिया जाए कि तीसरा अधिवेशन में कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे, तो 607। कितने? 607। चौथा पूछ लिया जाए कि चौथा में कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे, तो चौथा में किए थे 1248। कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे? 1248। तो आई होप आप कांग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी मैं बोर्ड पे लिखवाई हूँ सारा नोट डाउन कर लिया होंगे। एक दो मैं और बोल रही हूँ, उसे भी नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। अगर आपसे नहीं पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थे। ठीक है, लेकिन प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट। कब अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? कैमा वाला। तो वो 1917 वाला अधिवेशन जो था कोलकाता में हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी सर एनी बेसेंट। और सरोजिनी नायडू, तो सरोजिनी नायडू 1925 में जो कानपुर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सरोजिनी नायडू के द्वारा। वहीं एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संबोधित करने वाली, ठीक है, अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली नहीं बोल रही, संबोधित करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो कांग्रेस को संबोधित करने वाली, कांग्रेस को संबोधित करने वाली प्रथम महिला थी
कादम्बनी गांगुली कौन थी? कादम्बिनी गांगुली थी, ठीक है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संबोधित करने वाली प्रथम महिला थी, ठीक है। जबकि अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला एनी बेसेंट थी और प्रथम भारतीय महिला तो सरोजिनी नायडू थी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तुर्की आक्रमण की राजपूत राज्यों पर विजय को किस इतिहासकार ने देवी कृपा माना है? मतलब जो तुर्की लोग जो है आक्रमण किया था राजपूत पर और विजय जो प्राप्त किया था, इसे किस इतिहासकार ने कहा कि ये देवी की कृपा है? किसने कहा था? तो हसन निजामी के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? हसन निजामी के द्वारा कहा गया था। इसके द्वारा लिखा गया एक प्रमुख पुस्तक है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कौन सा पुस्तक? तुजुके नासिर। कौन सा पुस्तक? तुजुके नासिर पुस्तक, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया था तुजुके नासिर पुस्तक? तो हसन निजामी के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। आइए आक्रमण से संबंधित देख लेते हैं। अगर मुस्लिम आक्रमण की बात की जाए कि भारत में मुस्लिम आक्रमण कैसे कैसे हुआ था, तो मुस्लिम आक्रमण 2 चरणों में हुआ था। कैसे? 2 चरणों में। एक तो अरब मुस्लिम आक्रमणकारी था, कौन? अरब। और एक था तुर्की, ठीक है। तुर्की के मुस्लिम आक्रमणकारी जो भारत पे आक्रमण किया था। अगर अरब की बात की जाए तो प्रथम अरब मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था जिसने भारत पे आक्रमण किया था? तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत पर आक्रमण किया था। ये प्रथम अरब मुस्लिम आक्रमणकारी था। लेकिन अगर वही तुर्की की बात की जाए, तुर्की की अगर बात की जाए तो तुर्की 2 था। कौन कौन था? एक तो था मोहम्मद गजनी। कौन था? मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनवी इसको बोला जाता है, गजनवी, ठीक है। मोहम्मद गजनवी। एक था मोहम्मद गौरी। कौन था? मोहम्मद गौरी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मोहम्मद गजनवी के द्वारा प्रथम आक्रमण भारत पर कब किया गया था, तो इसके द्वारा किया गया था 1001 में। कब किया गया था? 1001 से लेकर 1027 के बीच भारत में 17 आक्रमण किया गया था। मोहम्मद गजनवी के द्वारा भारत पर कितने आक्रमण किया गया था? 17 आक्रमण किया गया था। 16वां आक्रमण जो था इसका, जो बहुत प्रसिद्ध है, वो सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। कैमा आक्रमण? 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में स्थित है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। बुरी तरीके से उसे लूटा था। कब किया था? 1025 में। कब किया था? 1025 में इसने सोमनाथ पर आक्रमण किया था। कहाँ आक्रमण किया था? सोमनाथ मंदिर पर, ठीक है। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। इसका लास्ट आक्रमण जो है 17वां आक्रमण 1027 में किसके विरुद्ध था? तो वो जाटों के विरुद्ध था। किसके? जाट जनजाति के विरुद्ध अंतिम आक्रमण था मोहम्मद गजनवी का। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण किसके खिलाफ था? तो मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण जो है वो जाट जनजाति के विरोध था। किसके खिलाफ था? जाट जनजाति के खिलाफ था, ठीक है। वही अगर मोहम्मद गौरी की बात की जाए तो मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण ये किसके खिलाफ था? तो मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण जो है वो था 1175 में। इसके द्वारा प्रथम आक्रमण किया था 1175 में। और कब से कब तक? तो इसके द्वारा कुल 1175 से लेकर 1206 के बीच आक्रमण किया गया था, लेकिन इसके द्वारा प्रथम आक्रमण 1175 में था, ठीक है। इसी के द्वारा तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो पृथ्वीराज चौहान के साथ। किसके साथ लड़ा गया था? पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। तो तराइन का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 में हुआ था। कब हुआ था? 1191 में। और द्वितीय युद्ध तो 1192 में हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज थर्ड था, ठीक है। कभी कभी उसका हालांकि पृथ्वीराज चौहान ही देता है, लेकिन अगर थर्ड फोर टू करके देगा तो आप लोग थर्ड मारिएगा। पृथ्वीराज थर्ड था वो। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। और प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुआ था, लेकिन सेकेंड युद्ध में मोहम्मद गौरी का विजय हुआ था, ठीक है। किसका विजय हुआ था? तराइन का सेकेंड युद्ध में मोहम्मद गौरी का विजय हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1192 में हुआ था। और मोहम्मद गौरी का
अंतिम आक्रमण 1206 में किसको खिलाफ हुआ था? तो इसका हुआ था खुक्खर जनजाति के खिलाफ। किसके जनजाति के खिलाफ? कौन से जनजाति के खिलाफ? खुक्खर जनजाति के खिलाफ। जबकि अभी हम लोगों ने देखे कि गजनवी का अंतिम आक्रमण ये जाट जनजाति के खिलाफ था। किसके? जाट जनजाति के खिलाफ। जबकि मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण खुक्खर जनजाति के खिलाफ था। खुखरों ने उसे मार दिया था। ठीक है, किसे? मोहम्मद गौरी को। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस इतिहासकार ने अलाउद्दीन को महान राजनीतिक अर्थशास्त्री कहा है? तो किसके द्वारा कहा गया है? लेनपुल के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया है? लेनपुल के द्वारा कहा गया है। अगर लेनपुल की बात की जाए तो इसने ही हुमायूं को कहा था। किसको? हुमायूं के बारे में कहा था कि हुमायूं का जीवन बहुत ही उथल पुथल रहा। कैसा रहा? हुमायूं का जीवन बहुत ही उथल पुथल रहा। बेचारा जिंदगी भर लुढ़कते पुढ़कते रहा और अंतिम में भी लुढ़कते पुढ़कते वो मर गया। ये कथन हुमायूं के खिलाफ किसके द्वारा दिया गया था? तो ये कथन जो है लेनपुल द्वारा हुमायूं के खिलाफ दिया गया था। कौन सा? कि बेचारा जिंदगी भर लुढ़कते पुढ़कते रहा और अंतिम समय में भी लुढ़कते पुढ़कते मर गया, क्योंकि हुमायूं की मृत्यु जो है वो सीढ़ियों से गिरकर हो गया था। कैसे हो गया था? सीढ़ियों से गिरकर हो गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? हाँ, एक और अलाउद्दीन से संबंधित एक क्वेश्चन है कि सिकंदर शाही या सिकंदर द्वितीय का उपाधि किसके द्वारा धारण किया गया था? तो सिकंदर शाही या सिकंदर द्वितीय का उपाधि धारण किया गया था अलाउद्दीन के द्वारा। किसके द्वारा कहा किया गया था? किसके द्वारा धारण किया गया था? अलाउद्दीन के द्वारा धारण किया गया था। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चराई कर और घरई कर किसके द्वारा लगाया गया था? मतलब घर पे कर लगा दिया था अलाउद्दीन ने, और चराई जैसे कि पशु लोग चरता है ना घास वास, उस पर कर किसके द्वारा लगाया गया था? तो अलाउद्दीन के द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा लगाया गया था? अलाउद्दीन के द्वारा। बाजार व्यवस्था किसके द्वारा लगाया गया था? बाजार के लिए एक अलग से नियम कानून बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? तो अलाउद्दीन के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? अलाउद्दीन के द्वारा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक, अच्छा क्या पूछ रहा है? हाँ, कौन थे? चैतन्य महाप्रभु ने किसकी भक्ति पर जोर दिया? अच्छा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक चैतन्य प्रभु, ये खुद ही बोल रहा है कि बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक चैतन्य प्रभु थे। इन्होंने किसकी भक्ति पर जोर दिया था? तो इन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति पर जोर दिया था। किसकी? भगवान कृष्ण की भक्ति पर जोर दिया था। और इन्हीं के द्वारा चैतन्य प्रभु के द्वारा कौन सा एक संघ का स्थापना किया गया था? तो गोसाई संघ का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो चैतन्य प्रभु के द्वारा किया गया था, गोसाई संघ का स्थापना। ठीक है, एक और बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन इनसे संबंधित पूछा जाता है कि हरि कीर्तन का शुरुआत किसने किया था? हरि कीर्तन कहा जाता है कि हरि कीर्तन का शुरुआत चैतन्य महाप्रभु के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। हरि कीर्तन वही जो नहीं देखते हैं कि 72 घंटा कंटिन्यू हरे रामा हरे कृष्णा होता है, तो वो किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? उसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो उसकी शुरुआत चैतन्य महाप्रभु के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, देख लीजिए, ये खुद ही कह रहा है कि बौद्ध धर्म का जो तीसरी संगीति है अशोक के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। तो कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लेता है कि बौद्ध धर्म का तीसरा संगीति कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था अगर स्थान पूछेगा तो पाटलिपुत्र हो जाएगा। किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, इस अवसर पर त्रिपिटक की किस भाग की रचना हुई थी? तो त्रिपिटक की किस भाग की रचना हुई थी? अभिधम पिटक की। किसकी? अभिधम पिटक की रचना हुई थी। किसके द्वारा अभिधम पिटक की रचना की गई थी? मोगलीपुत्तिस के द्वारा। किसके द्वारा? मोगलीपुत्तिस के द्वारा। मोगलीपुत्तिस के द्वारा अभिधम पिटक का रचना किया गया था और मोगलीपुत्तिस के द्वारा ही तीसरी बौद्ध संगीति का अध्यक्षता भी किया गया था। अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि तीसरा बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो मोगलीपुत्तिस के द्वारा किया गया था। ठीक है,
किसके शासनकाल में तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में कहाँ था? अशोका धाम में हुआ था। कहाँ? पाटलिपुत्र के अशोका धाम में। अगर आपसे समय पूछ लिया जाए कि समय क्या था, तो 250 बीसी। कब हुआ था तीसरी बौद्ध संगीति? 250 बीसी में, ठीक है। और क्या खूबी था? तो उस समय अभिधम्म पिटक का रचना किया गया था, ठीक है। आइए, कुल तो 4 बौद्ध संगीति हुआ था, देख लेते हैं पहला, दूसरा और चौथा कहाँ हुआ था। तो अगर प्रथम बौद्ध संगीति की बात की जाए, प्रथम कहाँ हुआ था? प्रथम, दूसरा, तीसरा तो देख ही लिए, और चौथा कहाँ कहाँ हुआ था, आइए देख लेते हैं। प्रथम हुआ था राजगिरी में, जिसे वर्तमान में राजगीर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? राजगीर के नाम से जाना जाता है। दूसरा कहाँ हुआ था? दूसरा हुआ था वैशाली में। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। और तीसरा कहाँ हुआ था? तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था। चौथा कहाँ हुआ था? चौथा हुआ था कुंडलवन, जम्मू कश्मीर में। कहाँ हुआ था? कुंडलवन, जम्मू कश्मीर में। अगर कुंडलवन ऑप्शन में दिया रहे तो ठीक है, नहीं तो कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसके शासनकाल में हुआ था, तो प्रथम जो है ये हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में। किसके? अजात शत्रु के शासनकाल में, ठीक है। दूसरा किसके शासनकाल में हुआ था? दूसरा हुआ था काला शोक के शासनकाल में। किसके? काला शोक के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। तीसरा तो देख लिया अशोक के शासनकाल में। चौथा किसके शासनकाल में हुआ था? चौथा हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। किसके? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? महाकश्यप के द्वारा। किसके द्वारा? महाकश्यप के द्वारा। महाकश्यप के द्वारा प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किया गया था। दूसरा किया गया था साबक मीर के द्वारा। किसके द्वारा? साबक मीर के द्वारा दूसरा बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किया गया था। तीसरा तो आप देख ही लिए कि मुगले पुत्तिस के द्वारा। चौथा का अध्यक्षता किया गया था वसुमित्र के द्वारा। किसके द्वारा? वसुमित्र के द्वारा। और ये मात्र बौद्ध संगीति ऐसा है चौथा जिसमें अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष भी थे। तो उपाध्यक्ष कौन था? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चौथा बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष कौन था, तो उपाध्यक्ष था अश्वघोष। कौन था? अश्वघोष। ये चौथा बौद्ध संगीति का उपाध्यक्ष था, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम बौद्ध संगीति का विशेषता क्या है, तो प्रथम बौद्ध संगीति का विशेषता है कि प्रथम बौद्ध संगीति में 2 ग्रंथ का रचना हुआ था। कौन सा ग्रंथ? सुत्त पिटक। कौन सा ग्रंथ? सुत्त पिटक। सुत्त पिटक का रचना किसके द्वारा किया गया था? सुत्त पिटक का रचना किया गया था आनंद के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? आनंद के द्वारा। दूसरा बौद्ध ग्रंथ था कौन सा? दूसरा बौद्ध ग्रंथ था विनय पिटक। विनय पिटक का रचना किसके द्वारा किया गया था? तो विनय पिटक का रचना किया गया था उपाली के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? उपाली के द्वारा। प्रथम बौद्ध ग्रंथ जो था कौन सा? सुत्त पिटक, जिसका रचना आनंद के द्वारा किया गया था। इसका क्या खासियत है? इसमें किस बात का जिक्र किया गया है? तो इसमें जिक्र किया गया है बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों का चर्चा किया गया है, ठीक है, कि बुद्ध के द्वारा क्या क्या उपदेश दिया गया है, इसकी चर्चा सुत्त पिटक में किया गया है। विनय पिटक में किसकी चर्चा किया गया है? तो विनय पिटक में चर्चा किया गया है कि बौद्ध धर्म में जब आप प्रवेश करेंगे तो उसके लिए क्या क्या नियम कानून बना गया है, ठीक है। तो विनय पिटक में बौद्ध धर्म में प्रवेश करने के लिए नियम कानून का चर्चा किया गया है, जबकि विनय पिटक में चर्चा किया गया है बुद्ध का उपदेशों के बारे में। और जबकि अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन का चर्चा किया गया है। किसका चर्चा किया गया है? बौद्ध दर्शन का चर्चा किया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म जो है 2 अलग अलग भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। पहले बौद्ध संगीति के दरमियान बौद्ध धर्म 2 अलग अलग भागों में बट गया था। तो चौथे बौद्ध संगीति के दौरान बौद्ध धर्म जो है वो 2 अलग अलग भागों में बट गया था, महायान और हीनयान, ठीक है। लास्ट में हीनयान से ही एक और शाखा निकल के आया जिसे ब्रजयान शाखा कहा जाता है। कौन सा शाखा? ब्रजयान शाखा। तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है वो बौद्ध धर्म के किस शाखा से संबंधित है? तो ब्रजयान शाखा से। जादू टोना का चर्चा किसमें किया गया है? तो ब्रजयान शाखा में ही जादू टोना का चर्चा किया गया है, ठीक है। किसमें? तो ब्रजयान शाखा में, ठीक है। कैवा बौद्ध संगीति में विभाजन हो गया था बौद्ध धर्म का 2 भागों में? तो चौथा बौद्ध संगीति में। किस में? हीनयान और महायान में। अगर आपसे वही पूछ लिया जाए कि बौद्ध धर्म का आंशिक विभाजन कैवा बौद्ध संगीति में हुआ था, तो दूसरा बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का आंशिक विभाजन हुआ था अस्थाभी और एक क्या था? महासंधि। कौन सा था? अस्थाभी और महासंधि। 2 अलग अलग भागों में आंशिक रूप से विभाजन हुआ था बौद्ध संगीति, दूसरे बौद्ध संगीति में, जबकि चौथा बौद्ध संगीति में पूर्णतः बौद्ध धर्म में विभाजन हो गया था महायान और हीनयान में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गदी बांध
जो हाल ही में खबरों में था, बिहार के किस जिले में स्थित है? ये तो बिहार के जमुई जिला में स्थित है। कहाँ? जमुई जिला में। कौन सा बांध? गदी बांध। जमुई जिला का नागी नकटी बांध, दो गो है नागी नकटी, जो 2024 में इसे रामसर साइट में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में बिहार के कौन से बांध के या फिर कौन से जिले के बांध को रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो नागी और नकटी झील को किसे शामिल किया? नागी और नकटी। ये कहाँ पड़ता है? तो ये जमुई में पड़ता है। कहाँ? बिहार के जमुई जिला में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंजाब हिमालय किन नदियों के मध्य स्थित है? तो पंजाब हिमालय जो है सिंधु और सतलज के बीच स्थित है। किसके? सिंधु और सतलज के बीच स्थित है। अभी पिछले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि हिमालय को नदियों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। कई भागों में? 4 भागों में। तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि इसी जो हिमालय को जो नदियों के आधार पर बांटा गया है, नदियों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? नदियों के आधार पर 4 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। किसके द्वारा बांटा गया है? तो ये बांटा गया है सिडनी बुर्राट के द्वारा। किसके द्वारा बांटा गया है? सिडनी बुर्राट के द्वारा बांटा गया है। ठीक है, 4 भागों में। कौन कौन सा? एक तो पंजाब हिमालय हो गया, दूसरा कुमायूं हिमालय, कुमायूं या गढ़वाल हिमालय। ठीक है, कुमायूं हिमालय या गढ़वाल हिमालय। गढ़वाल हिमालय भी इसे ही कहा जाता है। ठीक है, ये किस नदियों के बीच है? तो ये सतलज और काली के बीच। किसके बीच है? सतलज और काली के बीच। वहीं अगर तीसरा क्रम का बोल दे तो तीसरा हो जाएगा नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय। ये किन नदियों के बीच स्थित है? तो ये स्थित है काली और तीस्ता के बीच। किसके बीच स्थित है? काली और तीस्ता के बीच। ठीक है, वहीं आपसे पूछा जा सकता है कि चौथा कौन सा है? तो चौथा है असम हिमालय। कौन सा? असम हिमालय। ये किस नदियों के बीच स्थित है? तो ये स्थित है तीस्ता और दिहान के बीच। किसके बीच? तीस्ता तीस्ता और दिहान के बीच स्थित है। ठीक है, आइए एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला पंजाब हिमालय, दूसरा कुमायूं और गढ़वाल हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय, चौथा असम हिमालय। पहला जो है पंजाब हिमालय, वो किन नदियों के बीच है? सतलज और सिंधु। दूसरा दूसरा है कुमायूं हिमालय, सतलज और काली के बीच। तीसरा तीसरा है नेपाल हिमालय, काली और तीस्ता के बीच। चौथा चौथा है असम हिमालय, किसके किसके बीच? तीस्ता और दिहान के बीच। किसके द्वारा बांटा गया था हिमालय को नदियों के आधार पर 4 भागों में? तो सिडनी बुर्राट के द्वारा। किसके द्वारा बांटा गया था? सिडनी बुर्राट के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? तो पंपास के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पंपास के नाम से जाना जाता है। और ये घास का मैदान जो है ये शीतोष्ण कटिबंधीय है। क्या है? ये शीतोष्ण कटिबंधीय है। तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कभी कभी। 3-4 घास का मैदान दे देगा और आपसे या तो बोलेगा पुट में सजाइए कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय है, कौन सा उष्ण कटिबंधीय है, या फिर आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि निम्न में से भिन्न कौन सा है। तो रीजनिंग में भी आपसे पूछा जा सकता है और जीके जीएस में भी आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से डिफरेंट कौन है। 3 आपसे उष्ण कटिबंधीय दे देगा, एक शीतोष्ण कटिबंधीय दे देगा। तो पंपास जो है वो अर्जेंटीना में स्थित है। ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। आइए कुछ और घास का मैदान देख लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एक है कंपास, कंपास या कुम्पोस कहा जाता है। ठीक है, कंपास घास का मैदान ये कहाँ स्थित है? ये है ब्राजील में स्थित है। कहाँ स्थित है? ब्राजील में। और ये जो है उष्ण कटिबंधीय है। क्या है? उष्ण कटिबंधीय है। ठीक है, वहीं आपसे पूछा जा सकता है लानूज, लानूज जो है ये भी ये कहाँ स्थित है? तो ये वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में। और ये जो है ये भी उष्ण कटिबंधीय है। ठीक है, ये भी उष्ण कटिबंधीय है। सवाना घास का मैदान, सवाना घास का मैदान कहाँ है? तो ये सहारा मरुस्थल में। कहाँ स्थित है? सहारा मरुस्थल में। ये भी उष्ण कटिबंधीय है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है पटाना, पटाना जो है ये घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। ये कैसा घास का मैदान है? तो ये भी उष्ण कटिबंधीय है।
आपसे पूछा जा सकता है पार्कलैंड घास का मैदान। पार्कलैंड घास का मैदान ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है श्रीलंका में। ये भी क्या है? ये भी उष्णकटिबंधीय। तो पटाना कहाँ है? पटाना है ऑस्ट्रेलिया का, और पार्कलैंड है ये कहाँ का है? श्रीलंका का है। ठीक है, कहाँ का है? श्रीलंका का है। आइए कुछ शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान देख लेते हैं। कौन सा? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। जैसे कि आपसे पूछा जाता है प्रेरी प्रेरीज घास का मैदान ये कहाँ स्थित है? तो ये यूएसए में स्थित है। कहाँ स्थित है? यूएसए में। शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कैंटबरी। कौन सा? कैंटबरी ये कहाँ है? तो ये न्यूजीलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में कैंटबरी घास का मैदान है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है डाउन्स घास का मैदान कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय है। आपसे पूछा जा सकता है वेल्ड घास का मैदान ये कहाँ है? तो ये भी दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिण अफ्रीका का शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका में जो शीतोष्ण कटिघास का मैदान है उसे वेल्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो डाउन्स के नाम से जाना जाता है। केंटबरी घास का मैदान किस प्रकार का घास का मैदान है? शीतोष्ण कटिबंधीय। कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में। कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में। पुष्टाज घास का मैदान कहाँ स्थित है? हंगरी में। ये किस प्रकार का? शीतोष्ण कटिबंधीय है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है प्रेरीज घास का मैदान ये कहाँ स्थित है? तो ये यूएसए में स्थित है। कहाँ स्थित है? यूएसए में स्थित है। और कैसा घास का मैदान है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। और कैंपोस तो ये उष्ण कटिबंधीय है। लानोस ये भी उष्ण कटिबंधीय है। सवाना उष्ण कटिबंधीय है। पटाना उष्ण कटिबंधीय है। पार्कलैंड उष्ण कटिबंधीय है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो फिर वीडियो रिपीट करके देख के नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि दुनिया का एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिनके पास भूमि सीमा नहीं है। एकमात्र समुद्र कौन सा है जिसके पास कोई भूमि सीमा नहीं है? तो वो है सारगैसो घास का मैदान। सारगैसो है। सारगैसो समुद्र ऐसा है जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। और ये कहाँ स्थित है? तो ये उत्तरी अटलांटिक में। कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में सारगैसो घास का मैदान पड़ता है। 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच। ठीक है, उत्तरी अक्षांश के बीच आपका सारगैसो सागर स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहता है? मतलब ये कहना चाह रहा है कि यंग अवस्था तक कौन सा ऐसा ग्रंथि है जो सक्रिय रहता है? तो ये यंग अवस्था में कौन सा ग्रंथि सक्रिय रहता है? थाइमस ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि। ठीक है, इससे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? थाइमोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थाइमोसिन हार्मोन। आपसे पूछा जा सकता है कि थाइमोसिन हार्मोन का स्रावन कहाँ से होता है? तो थाइमोसिन हार्मोन का स्रावन होता है थाइमस ग्रंथि से, और ये यंग अवस्था तक ही सक्रिय रहता है। ठीक है, जैसे जैसे उम्र ढलता है, मतलब 27-28 साल होता है, इसके बाद से ये ग्रंथि जो है ना विलुप्त होना स्टार्ट हो जाता है। और 60 से 65 वर्ष तक होते होते उम्र लोगों का ये ग्रंथि पूरी तरीके से विलुप्त हो जाता है। तो आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, प्रीवियस सेशन में पूछा भी गया है कि कौन सा ऐसा ग्रंथि है जो बुढ़ापे की अवस्था में विलुप्त हो जाता है या समाप्त हो जाता है? तो वो कौन सा ग्रंथि होता है? थाइमस ग्रंथि। एक क्वेश्चन तो इस प्रकार से ही पूछा जा सकता है, कौन सा ग्रंथि ऐसा है जो यंग अवस्था में सक्रिय रहता है, एक्टिवेट रहता है? तो थाइमस ग्रंथि। कौन सा ऐसा ग्रंथि जो बूढ़ा अवस्था में पूरी तरीके से विलुप्त हो जाता है या समाप्त हो जाता है? तो थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि का लोकेशन क्या है? तो वो सीने के पास स्थित होता है। कहाँ से? सीने के पास स्थित होता है। उससे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? तो उससे थाइमोसिन हार्मोन रिलीज होता है। कौन सा हार्मोन?
थाइमोसिन हार्मोन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैल्सिटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है थायराइड ग्रंथि के द्वारा। किसके द्वारा? थायराइड ग्रंथि के द्वारा। आप लोग तो थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में बहुत पढ़े होंगे कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन का स्रावन होता है? थायरोक्सिन हार्मोन का। लेकिन कैल्सिटोनिन हार्मोन के बारे में बहुत कम पढ़ने को मिलता होगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्रावन किस ग्रंथि से होता है। तो बहुत सारे बच्चे गड़बड़ा गए थे एग्जाम में, क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में अक्सर लोग पढ़ते हैं, कैल्सिटोनिन हार्मोन के बारे में दिया भी बहुत कम रहता है और पढ़ते भी बहुत कम है लोग। तो ये निकलता है थायराइड ग्रंथि से। कौन से ग्रंथि से? थायराइड ग्रंथि से। ठीक है, अगर थायरोक्सिन हार्मोन की बात की जाए तो थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता से कौन सा बीमारी हो जाता है? थायरोक्सिन हार्मोन के अधिकता से बीमारी होता है ग्रेव रोग। कौन सा रोग? ग्रेव रोग हो जाता है। ग्रेव रोग जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन के अधिकता से हो जाता है। ठीक है, जबकि थायरोक्सिन हार्मोन के कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो आपको घेंगा नामक रोग हो जाता है। कौन सा? ग्वाटर या घेंगा। जी, गले में एक यहाँ पर सूजन हो जाता है। तो कौन सी बीमारी में ऐसा यहाँ पर सूजन हो जाता है? तो यहाँ पर सूजन हो जाता है घेंगा नामक रोग से। घेंगा नामक रोग में हो जाता है ऐसा। ठीक है, और किस हार्मोन के कारण हो जाता है? ये थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण वो हो जाता है। आयोडीन की जब आपके शरीर में कमी हो जाएगी तो वो बीमारी होने की चांसेस हो जाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि कौन है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करता है? तो कौन सा ग्रंथि है जिससे हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलता है? तो अग्नाशय ग्रंथि है। कौन सा ग्रंथि है? अग्नाशय ग्रंथि है, जिसे पेनक्रियाज भी कहा जाता है या पाचक ग्रंथि भी कहा जाता है। अगर इसकी बात की जाए, अग्नाशय ग्रंथि की बात की जाए, तो ये अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि। अंतःस्रावी की बात की जाए तो हर अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन का रिलीज होता है। क्या चीज रिलीज होता है? हार्मोन रिलीज होता है अंतःस्रावी ग्रंथि है, जबकि बाह्यस्रावी ग्रंथि से एंजाइम रिलीज होता है। तो अग्नाशय एकमात्र ऐसा ग्रंथि है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों को रिलीज करता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि अग्नाशय द्वारा कौन सा एंजाइम रिलीज किया जाता है, तो इसके द्वारा तीन हार्मोन, एक एंजाइम को रिलीज किया जाता है। हार्मोन अगर बात की जाए, हार्मोन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन इंसुलिन। इंसुलिन का स्रावन कहाँ से होता है? तो इंसुलिन का स्रावन होता है अग्नाशय का बीटा सेल से। किससे? अग्नाशय का बीटा सेल से। अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन का स्रावन होता है। ठीक है, लेकिन ये हार्मोन है। ये क्या है? ये हार्मोन है। हार्मोन एक क्या है? हार्मोन एक प्रोटीन होता है। ठीक है, तो इंसुलिन का स्रावन कहाँ से होता है? इंसुलिन का स्रावन होता है अग्नाशय के बीटा सेल से। वहीं अगर एंजाइम की बात की जाए कि अग्नाशय से कौन कौन सा एंजाइम का स्रावन होता है, तो अग्नाशय से 3 एंजाइम का स्रावन होता है। कौन कौन सा? ट्रिप्सिन। कौन सा एंजाइम? ट्रिप्सिन एंजाइम का स्रावन कहाँ से होता है? अग्नाशय से। और कौन सा है? लाइपेज। लाइपेज एंजाइम का स्रावन कहाँ से होता है? तो अग्नाशय से। एक और कौन सा एंजाइम है? एक और है एमाइलेज। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रिप्सिन हार्मोन का स्रावन कहाँ से होता है? तो ट्रिप्सिन हार्मोन का स्रावन होता है अग्नाशय से। लाइपेज एंजाइम का स्रावन कहाँ से होता है? तो लाइपेज एंजाइम का स्रावन होता है अग्नाशय से। एमाइलेज एमाइलेज एंजाइम का स्रावन कहाँ से होता है? तो अग्नाशय से होता है। एक एंजाइम होता है पेप्सिन। आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि पेप्सिन का स्रावन होता है पेट से। कहाँ से स्रावन होता है? पेट से। जबकि ट्रिप्सिन का स्रावन होता है अग्नाशय से। और ट्रिप्सिन का काम क्या है? ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन का पाचन करना। किसका पाचन करना? प्रोटीन का। जबकि एमाइलेज का काम है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। किसका पाचन करना? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? एमाइलेज करता है। ठीक है, वहीं ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन का पाचन करना। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा हार्मोन, कौन सा ग्रंथि ऐसा है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्रावन करता है, तो
अग्नाशय हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे वही पूछ लिया जाए कि कौन सा ग्रंथि एकमात्र ग्रंथि है जो मिक्सचर ग्रंथि है, मिश्रण ग्रंथि है, मतलब एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्रावन करता है, तो वो हो जाएगा अग्नाशय। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शरीर का द्वितीय सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, तो शरीर का द्वितीय सबसे बड़ा ग्रंथि पूछ लिया जाए तो आपका हो जाएगा अग्नाशय, क्योंकि प्रथम सबसे बड़ा ग्रंथि हो जाएगा लीवर, लेकिन द्वितीय हो जाएगा अग्नाशय। लेकिन अगर वही आपसे पूछ लिया जाए कि अंतःस्रावी, शरीर का अंतःस्रावी द्वितीय सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, तो अंतःस्रावी सबसे बड़ा ग्रंथि हो जाएगा अवटु। कौन सा? अवटु ग्रंथि शरीर का अंतःस्रावी सबसे बड़ा ग्रंथि है। लेकिन द्वितीय ग्रंथि कौन सा है शरीर में बड़ा साइज का, मतलब जैसे सबसे बड़ा साइज का तो लीवर हो जाएगा, लेकिन द्वितीय सबसे बड़ा क्रम का कौन सा हो जाएगा, तो अग्नाशय हो जाएगा। लेकिन अग्नाशय मिश्र ग्रंथि है, ठीक है। कौन सा? मिश्रण ग्रंथि है। वो मिश्रित इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्रावन करता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्रेव रोग। देखिए अभी जस्ट मैं पढ़ा ही रही थी नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में। ग्रेव रोग थायराइड में वृद्धि के कारण, अतिस्रावन के कारण होता है। किसके अतिस्रावन के कारण ग्रेव रोग होता है? तो थायराइड हार्मोन। किसके कारण? थायराइड हार्मोन, इसी को थायरोक्सिन हार्मोन का, इसी के अतिस्रावन के कारण ग्रेव रोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपातकाल की घोषणा होने के 1 माह के अंदर किस सदन से पारित होना जरूरी है? मतलब जब आपातकाल का घोषणा होता है, पहले तो आप ये जान लीजिए कि कुल आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं। तो कुल आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? आपातकाल 3 प्रकार का होता है, ठीक है। एक तो 352 के तहत लगता है। 352 के तहत कौन सा आपातकाल? राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। इसके बाद लगता है 356 के तहत। ये कौन सा है? तो ये है राष्ट्रपति शासन। एक क्या है? एक लगता है 360 के तहत। ये कौन सा है? तो ये है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय आपातकाल भारत में अभी तक कितना बार लगाया जा चुका है, तो आपसे राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक भारत में 3 बार लगाया जा चुका है। कितनी बार? 3 बार। कब कब? तो ये लगाया गया है 3 बार। 1961 में, सॉरी 1965 में, 1971 में और 1975 में, ठीक है। प्रथम कारण क्या था? तो प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल का कारण था भारत पाक युद्ध, सॉरी भारत और चाइना युद्ध। क्या था? भारत और चाइना युद्ध था, ठीक है। वहीं द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल जब लगा था 1971 में, उसका कारण क्या था? तो उसका कारण था भारत और पाकिस्तान युद्ध, ठीक है, भारत और पाकिस्तान युद्ध। लेकिन तृतीय राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, उसका कारण क्या था? जब 1975 में लगा था, 25 जून 1975 को। और ये राष्ट्रीय आपातकाल बहुत ज्यादा विवादित रहा है। ये लगा था आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए। किसका? आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए तृतीय राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 25 जून 1975 को। और इसी काले दिन को याद करते हुए हमारे वर्तमान सरकार जो है 2024 में घोषणा की है कि हर 25 साल को, प्रत्येक वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसी आपातकाल को